नमस्कार सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना जी। एस्ट्रो गुरु दीपक जैन की तरफ से आपको और सभी दर्शकों को प्रणाम। जी। सर, हमने लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा करी थी सूर्य के बारे में कि सूर्य के साथ जी जब ग्रह बिल्कुल। मिलते हैं तो उसके बाद क्या होता है। आज हम आपसे जी। चर्चा करेंगे चंद्र ग्रह के बारे में। सबसे पहले हम जी आपसे बिल्कुल। यही जानना चाहेंगे कि चंद्र ग्रह है क्या, और उसके बाद जी। हम ये भी जानेंगे कि चंद्र ग्रह जब बाकी ग्रहों के साथ मिलते हैं तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट आता है और क्या चीजें होती हैं। जी। तो आज हम चंद्र के बारे में बात करेंगे। हो सकता है मेरा एपिसोड सूर्य वाला सबको पसंद आया हो। यदि जो मेरे से कुछ क्षति रह गई हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे। हो सकता है चंद्रदेव का एपिसोड भी आप सबको पसंद आए। लेकिन ये तो सब देव है जिनको आज तक संपूर्ण कोई नहीं जान सकता, तो मैं तो एक मनुष्य हूँ। चंद्र की उत्पत्ति देखा जाए तो एक सती के अस्तित्व के रीजन से हुई। सती की परीक्षा लेने के लिए जब तीनों देवों ने एक रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेना चाहा, तो सती ने उन पे पानी छिड़क के और उनको एक छोटा बच्चा रूप धारण दे दिया। तब लक्ष्मी, सरस्वती और माँ काली चिंतातुर बन गए। उनके जो त्रिदेव है वो उनके लोग पहुंचे नहीं। तब जाके वो लोग आए और सती को बोले कि आप इनको उद्धार करो। तब उन्होंने बोला कि इन्होंने मेरा पान किया है, दुग्ध पान किया है, तो इनको मेरे साथ तो रहना ही होगा। परंतु वो अलग तरह से रहेंगे। तो उसमें से एक ने दत्तात्रेय रूप, एक ने दुर्वासा रूप और एक ने चंद्र रूप धारण किया। आज विष्णु जी को लेते हैं तो उन्होंने दत्तात्रेय रूप धारण किया, ब्रह्मा जी ने चंद्र का और शिव जी ने दुर्वासा का रूप धारण किया। चंद्र जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो चंद्र का विवाह उनको 27 पत्नियों के साथ हुआ, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां कही जाती है। वही 27 पत्नियां यानी कि हमारे नक्षत्र है। उनकी पत्नियों के नाम पे ही हमारे 12 महीने के नाम पड़े हैं। जैसे मृगशिरा पे कृतिका पे कार्तिक मास, मृगशिरा पे मिक्सर आता है, पूर्वाषाढ़ा पे पौष, उसी तरह से उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी से फाल्गुन मास आता है। तो उनकी ही 27 पत्नियों में से प्रमुख 12 पत्नियों के नाम से हमारे मास के नाम भी उस पे से ही आए हैं। जैसे सूर्य ग्रहों के देवता और अधिपति है, उसी तरह से ही चंद्र भी इतने ही प्रबल और समस्त ग्रहों के जो नक्षत्र उनको दिए हुए हैं उनके अधिपति कहे जाते हैं। सूर्य का जितना प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ता है, उससे तुरंत और अधिक प्रभाव देने वाला ग्रह चंद्र को माना जाता है। चंद्र का अधिकार मनुष्य के मन पे, मनुष्य तो क्या हर एक वस्तु के मन पे होता है। यहाँ तक कि हम हमारे मन को देखते हैं तो हर रोज कोई ना कोई नया रूप और नया आकार लेता है। मन कभी भी रोज एक नहीं रहता, इसीलिए कहते हैं मन चंचल होता है। यहाँ तक कि बाहर देखने जाए तो समुद्र के प्रवाह पे भी चंद्र का उतना ही असर रहता है, जिसको ज्वार और भाटा जो हम देखते आए हैं और विज्ञान में भी पढ़ते आए हैं। मतलब चंद्र पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह होने से उसका प्रभाव सबसे अधिक रहता है। चंद्र का प्रभाव एक राशि में 2.5 दिन तक रहता है। करीबन 2.25 से 2.5 दिन तक उसका प्रभाव माना जाता है। तो अब 2.25 और 2.5 दिन का हम कैलकुलेशन मानने जाते हैं, तो आज कोई भी बीमार होता है तो डॉक्टर क्या करता है, 3 दिन की दवाई देता है, 3 दिन का कोर्स होता है। आज कुछ भी चीज आपके घटनाक्रम घटती है तो वो 2 या 3 दिन लगते हैं उसको सही या गलत होने में। आज हम कुछ नया इनोग्रेशन करते हैं तो उसकी भी तैयारी 1-2 दिन से पहले चालू होती है, टोटल 2-3 दिन का उसका प्रसंग होता है। हम विवाह की बात लेते हैं तो भी उसका जो कार्यक्रम है बहुत कम जगह 1-1 हफ्ते के चलते हैं, बट नॉर्मली देखा जाए तो 2 या 3 दिन के होते हैं। तो ये 2.25 दिन के चंद्र का प्रभाव हर जगह इफेक्ट करता है। चाहे बीमारी हो, चाहे भोजन हो, चाहे आपके मन के विचार हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। यहाँ यहाँ तक कि स्त्री जो रजस्वला होती है उसका भी टाइम पीरियड 3 दिन का ही है। चंद्र की जो 27 पत्नियां है, वो 27 नक्षत्र के रूप में हर एक राशि के लिए, हर एक ग्रहों के लिए अलग अलग उसका अधिपति रहे हुए हैं। जितना प्रभाव ग्रहों का होता है उससे अधिक प्रभाव नक्षत्र का भी देखने को मिलता है। अब हम बात आते हैं नक्षत्र की, तो एक तरफ रखते हैं, लेकिन यदि जो हम चंद्र की बात पे आते हैं तो चंद्र इतना प्रभावशाली ग्रह है कि सबसे पहले वो चतुर्थ का कारक बनता है, यानी कि सुख स्थान का कारक बनता है। चंद्र सुख का कारक बोलने जाए तो मतलब आपके मन कितना शांत है, आप किस चीज से खुश होते हैं, किस चीज से नाराज होते हैं, क्या चीज आपको दिल में चुभती है,
आप कितने इमोशनल हैं, आप नहीं हैं, आप कितने प्रैक्टिकल है, वो सारा का सारा प्रभाव चंद्र के अधीन ही आता है। लेकिन यही चतुर्थ भाव स्मशान का भाव भी गिना जाता है। कहते हैं ना कि स्मशान की साधना, लोग स्मशान में जाके आधी रात को साधना करते हैं, परंतु यही चतुर्थ भाव आपका अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, यानी क्या हो गया कि मन अशांत हो गया, मन में विघ्न हो गए। आपको किसी से मोहब्बत हुई, किसी से प्यार हुआ, उसने ठुकरा दिया, दिल में जलन खड़ी हो गई। वो जो दिल में जलन खड़ी होना यानी चतुर्थ भाव को प्रभावित करना अशुभ ग्रहों से, ऐसा हम सांसारिक कहते हैं। परंतु यही चीज यदि जो अध्यात्म की ओर देखा जाए तो ये जो प्रभाव है वही स्मशान को जगाने का प्रभाव है। और उस वक्त यदि जो कोई साधना की जाए तो चंद्र पूर्ण बली होके महाकाली और शिव की साधना को संपूर्ण फलदायी बनाता है। यही वजह है कि शिव श्मशान के जो देवता गिने जाते हैं, उनका वास और निवास ही श्मशान है। इसलिए चंद्र के हर एक उपाय में शिव का जरूर से नाम आता है। यहाँ तक कि शिव के सिर पे भी चंद्र का ही धारण किया हुआ है। तो चंद्र का यदि जो हम शुरू करते हैं 1 नंबर से, मेष राशि में चंद्र। तो मेष राशि में चंद्र यदि जो होता है तो वो मंगल के घर का मित्र ग्रह माना जाता है। मंगल के घर का मित्र ग्रह होने से होता क्या है कि जब मेष राशि उदित होती है, तो जैसे मेष में सूर्य उदित होता है तो पूर्ण गर्मियों का काल होता है, सूर्य पूर्ण प्रभावी होता है। उस वक्त जब पूर्ण प्रभावी होता है तब चारों ओर इतनी गर्मी छाई रहती है कि हम यदि जो 16 पे भी एसी करें तो भी हमें वो ठंडक नहीं देता। लेकिन उस अरसे में जब जब भी सूर्य के साथ चंद्र की युति होती है तो क्या होता है कि सूर्य की गर्मी में थोड़ा सा बदलाव आता है, जिसको हम उस अरसे में देखने जाए, मई जून की बात करते हैं जब सूर्य मेष में होता है, तो उस वक्त जब सूर्य के साथ चंद्र का प्रभाव आता है तो आसमान में कुछ समय के लिए बादल भी छा जाते हैं। उसी तरह से मेष लग्न में चंद्र अपनी गर्मी को, मेष की गर्मी को थोड़ा शांत रख के और मनुष्य को शांत करता है। मेष लग्न का कारक और मेष लग्न का अधिपति मंगल है। मेष लग्न वाले जातक चलने वाले, मतलब कभी ना रुकने वाले, पूर्ण उत्साही, उसकी ऊर्जा में कभी भी कमी नहीं आती है। उसकी ऊर्जा में कमी ना आने की वजह से हर एक बंदा उसका सामना भी नहीं कर सकता। ना वो किसी की मानते हैं और ना वो किसी की सुनते हैं। वो दृढ़ निश्चयी और जो सोचते हैं वही कार्य करने वाले होते हैं। लेकिन जब वहां पर चंद्र बैठता है तो वो दृढ़ निश्चयी तो होता है, लेकिन वो अपने मन से किसी को भी ठेस ना पहुंचे उस तरह से कार्य करके और अपने मनोकामना और अपनी दृढ़ भावना को पूर्ण करता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कर्क राशि से 10वां घर चंद्र का मेष राशि आता है तो वहां पर वो राजयोग कारक भी बन जाता है। केंद्र का केंद्र में बैठना भी राजयोग कारक बनता है। तो यानी मेष लग्न में चंद्र का होना, मेष राशि में और मेष लग्न में चंद्र का होना अति शुभ माना गया है। उसी तरह से वृषभ में चंद्र को उच्च का माना गया है। वृषभ राशि में जब चंद्र होता है तो उस मनुष्य का प्रभाव ही कुछ और होता है। दिखने में अति सुंदर, एक कामदेव रूप उसका शरीर, लोग कोई भी उसकी तरफ तुरंत आकृष्ट होने वाला उस बंदे को कहा जा सकता है। मिथुन राशि एक पौरुष पौरुष राशि मानी जाती है। उसके अंदर चंद्र का बैठना उसके पौरुषत्व को बढ़ावा देने के बराबर है। मिथुन राशि में यदि जो चंद्र मिथुन लग्न में अकेला बैठा हो तो उस बंदे का प्रभाव पूर्ण ही अलग होता है। उसका हाइट सबसे अधिक होता है, अधिक हाइट में एक मिथुन लग्न का भी नंबर आता है। जो आप समझ सकते हो कि 6 फुट से अधिक हाइट वाले जितने भी बंदे हैं उसमें मिथुन लग्न या तो मिथुन का चंद्र बहुत ज्यादा भाव ज्यादा भाव दिखाता है। कर्क में चंद्र स्वगृही चंद्र माना जाता है, खुद के ही घर का चंद्र। लेकिन कर्क राशि के अंदर कर्क राशि चतुर्थ पड़ती है जो कि सुख का कारक भी है और आपकी मृत्यु का कारक भी है, यानी कि स्मशान का कारक भी है। तो यहाँ पे चंद्र को इतना शुभ नहीं माना जाता, परंतु खुद की राशि होने से वो ज्यादा अशुभ भी नहीं होता। सूर्य के घर में चंद्र, सूर्य के घर में चंद्र यानी सिंह राशि में चंद्र उसकी राशि को प्रभुत्व और भी बढ़ा देता है। एक राजा समान व्यक्तित्व को उसमें चंद्र की प्रचुरता देखिए उसका तेज बढ़ा देता है, जिससे उसका ख्याति नामना कीर्ति बहुत होती है। 6 नंबर यानी कि कन्या राशि में चंद्र, कन्या राशि में चंद्र जिस किसी स्त्री के होता है वो स्त्री चंचल और पूर्ण देवी स्वभाव की भी मानी जाती है। स्त्री का स्वभाव ही चंचल है और उस चंचल स्वभाव में चंद्र का बैठना स्त्री को पूर्ण चंचल बनाता है। मीठी बातें करना, सबसे मेल जोल करना, समाज में एक महिला वो में सबसे आगे होना काफी अच्छा प्रभाव देता है। तुला राशि का चंद्र,
तुला राशि में यदि जो शुक्र के घर का चंद्र हो तो मनुष्य को रंगीन, मौज वाला, खुशमिजाजी, बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स है, कलाकार है, एक्टर है, सेलिब्रिटीज है, उसमें कहीं ना कहीं तुला या वृषभ का चंद्र या तो दृष्टि योग से या तो वहां पे स्थान से या स्थान परिवर्तन में बहुत महत्व रखता है। परंतु यहाँ बैठा चंद्र एक से अधिक संबंध भी बना देता है, क्योंकि वो चंद्र वहां पर खुशमिजाजी और रंगीन मिजाज वाला है, तो वो एक से संतुष्टि भी नहीं देता। वृश्चिक में चंद्र इतना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि चंद्र पानी में चला जाता है और उसका तेज खो देता है। वृश्चिक राशि के अंदर चंद्र का बैठना अधिक अच्छा फल नहीं देता, उस मनुष्य को नास्तिक भी बना देता है, धर्म के प्रति से दूर भी रख देता है। धर्म स्थान धनु राशि में बैठा चंद्र, धनु राशि में बैठा चंद्र मनुष्य को काफी अच्छी धर्म भावना देता है। हर एक तरह से वो उसको धर्म स्थान में या तो हम गुरुओं के स्थान यानी कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, जो भी कोई पाठशाला जैसा आपकी है, उन सब में जी। यदि जो धनु के चंद्र वाला व्यक्ति हो तो उसमें उसको आगे बढ़ाता है, उसका प्रभुत्व बढ़ता है, लोग उसकी बात तुरंत मानते हैं। मकर राशि का चंद्र, शनि के घर में चंद्र थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर शनि के प्रभाव से चंद्र का असर पॉजिटिव नहीं रहता, परंतु उस बंदे को काफी शातिर दिमागी बना देता है। वो जो भी कार्य करता है वो पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है कि ये क्या कार्य करने जा रहा है और क्या कार्य कर सकता है। उसी तरह से कुंभ राशि का चंद्र, कुंभ में बैठा चंद्र भी मकर की तरह ही उसको शातिर दिमागी परंतु पैसे का लक्ष्य ज्यादा रखने वाला बनाता है। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके लिए पैसा ही माए बाप है। तो कुंभ राशि का चंद्र मकर राशि के चंद्र से ज्यादा थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। यहाँ पे बैठे चंद्र, मकर और कुंभ राशि में बैठे चंद्र मनुष्य के स्वभाव को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ज्यादा बनाते हैं, और ऐसे मनुष्य पे थोड़ा विश्वास कम करना चाहिए, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के पीछे किसी को कुछ भी ठेस पहुंचाने में भी सोच विचार नहीं करते हैं। मीन राशि का चंद्र, मीन राशि का तो आकार ही एक दूसरे में घूमने वाला है। यहाँ बैठा चंद्र मीन राशि को प्रभुत्व प्रदान करता है, ज्वार और भाटा की परिस्थिति प्रदान भी करता है। और मीन राशि में बैठा चंद्र मीन राशि के जातकों को काफी आगे लाने में भी मदद रूप बनता है। ये हुआ चंद्र का सामान्य तौर पे फल कथन। लेकिन आपकी कुंडली का लग्न क्या है, चंद्र कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है और किस योग में बैठा है, उसके अनुसार उसके फल कथन में बदलाव भी आता है। जैसे हमने शुरुआत की थी मेष लग्न के चंद्र का, लेकिन यही मेष लग्न का चंद्र यदि जो छठे भाव में होगा तो उसका प्रभाव अलग हो जाएगा और उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी। यही चंद्र मेष राशि का यदि जो अष्टम भाव में होगा तो वो अनगिनत रोगों से पीड़ित होने की भी संभावना रहती है। तो चंद्र किस भाव में, किस राशि में और किस जगह पड़ा है वो भी महत्व रखता है। अब हम चंद्र के योग की बात करते हैं तो सबसे पहला योग हम उसका सूर्य के साथ देखने जाएं तो सूर्य का, जैसे मैंने सूर्य के फल कथन में भी बताया था कि सूर्य और चंद्र का साथ में बैठना, सूर्य अपनी अग्नि छोड़ देता है, चंद्र अपना जल छोड़ देता है, दोनों अपना अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिसकी वजह से होता है क्या है, अमावस की रात्रि आ जाती है। ना तो उस वक्त चंद्र का प्रकाश दिखता है और ना सूर्य पूर्ण बलि दिखता है। तो सूर्य और चंद्र का साथ में बैठना एक अमावस्या योग होता है, जिसमें बंदा कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। हाँ, यदि जो वो अध्यात्म की तरफ है तो वो गहन अभ्यास करके अपने आत्मा को जागरूक करने में पूर्ण सफल होता है। क्यों कि सूर्य आत्मा का कारक और चंद्र मन का कारक है, वो दोनों एक ही जगह बैठना है, यानी आत्मा और मन का मिलन भी यहाँ पे कहा जा सकता है। आत्मा और मन का मिलन वो एक आध्यात्मिक तौर पे काफी अच्छी सिद्धि भी प्रदान कर सकता है। जहां पर सूर्य और चंद्र का मिलन होता है वहीं पर लक्ष्मी की पूजा होती है, जैसे हम दिवाली की पूजा करते हैं। लेकिन वो चीज सांसारिक तौर पे, यदि जो हम बाह्य विचारों पे, सांसारिक विचारों पे जाएं तो आध्यात्म विचार संसार के लोगों के लिए काम के नहीं होते हैं। जो साधु संत है, बड़े बड़े सन्यासी है, तपस्वी है, उनके लिए ये योग बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये योग जिसके होता है वो एक बड़े साधु संत की पदवी पे होता है। परंतु संसार के लोगों के लिए ये योग इतना काम का नहीं है। चंद्र के साथ यदि जो मंगल की युति जोड़ने जाए तो चंद्र और मंगल बुध है, चंद्र और मंगल मित्र है। इसमें मंगल चंद्र का मान आदर रख के अपनी उग्रता के अंदर शीतलता प्रदान करता है। मंगल और चंद्र को लक्ष्मी नारायण योग भी माना जाता है कि मंगल और चंद्र यदि जो आपकी कुंडली के शुभ भाव में पड़े हैं तो आपके पास खूट पैसा, अपार धन संपत्ति, प्रचुर मात्रा में धन होना भी संभव हो जाता है।
चंद्र के साथ बुध की युति यानी कि पिता और पुत्र की युति, जिस तरह से सूर्य और शनि की युति होती है उसी तरह से चंद्र और बुध की युति भी मानी जाती है। सूर्य शनि की युति तो जग फेमस है कि वो सही नहीं कही जा सकती, परंतु चंद्र बुध की युति भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन दोनों दिखने में सौम्य ग्रह होने से उसका प्रभाव अलग तरीके से दिखता है। जैसे सूर्य शनि दोनों एक आक्रामक ग्रहों में आते हैं, इसलिए उनका प्रभाव क्या होता है कि गुस्सा, अड़ियलपन, जिद्दीपना वो हमें सामने दिखता है। परंतु बुध चंद्र एक सौम्य ग्रहों में से आते हैं, तो जब उनका दुष्प्रभाव खड़ा होता है तो क्या होता है कि इंसान को इतना कर्जदार बना देता है, लोगों के एहसान के तले दबा देता है, उनको वो किसी की जिद्दीपने में बात नहीं मानता, अपनी मनमानी ही करता है। वो चंद्र बुध का प्रभाव देखने में ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा इंसान है, परंतु उसका दुष्प्रभाव भी इस तरह से होते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हम देखते हैं लेकिन उसके पीछे करोड़ों की लोन ले रखी होती है, वो चंद्र बुध के प्रभाव से उनकी प्रतिष्ठा तो सामने दिख जाती है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड देखने जाए तो पूरे पूरे कर्जे में डूबे हुए भी मिल जाते हैं। परंतु यही चंद्र बुध का प्रभाव यदि जो सही दिखता है, यदि जो वो सही स्थान में है, तो उस इंसान की प्रेस्टिजियस इंसान होता है, काफी लोकप्रियता होती है, बहुत बड़ा व्यापारी होता है, व्यापार के अंदर वो कीड़ा और मुंह से एकदम मीठा बोलने वाला वो बंदा होता है। वो अपने व्यापार के लिए नाक भी रगड़ ले तो भी उसको कोई शर्म नहीं है, बस व्यापार होना चाहिए, मतलब पूर्ण व्यापारी यानी चंद्र और बुध। चंद्र उसकी दिमाग की शीतलता दे देता है और बुध उसको वाणी दे देता है। इस दोनों की साम्यता जितने भी व्यापारी सक्सेस है उसके अंदर देखने को मिल जाती है। बुध के साथ सॉरी चंद्र के साथ यदि जो हम गुरु की तालमेल ना करें, तो गुरु के साथ चंद्र का गजकेसरी योग माना जाता है। गुरु यानी सभी के गुरु, चाहे वो देव हो चाहे वो हम हो, गुरु की तुलना किसी से नहीं हो सकती। और उसके साथ चंद्र का बैठना यानी गुरु के प्रभाव में पूर्ण बढ़ावा देना। जब गुरु के साथ चंद्र बैठता है तो उसमें गज और केसर यानी कि हाथी के समान केसर का रूप उसके सामने आता है। तो गज केसरी योग का कारक भी यही गुरु चंद्र है, परंतु यहाँ जहां पर भी गुरु चंद्र का प्रभाव बढ़ता है उस मनुष्य का हेल्थ आप देखने जाओ तो फैटी हो जाते हैं, थोड़े आलसी प्रवृत्ति के जरूर हो जाते हैं। वो आलसी हो नहीं है, क्योंकि गुरु चंद्र प्रभाव ही ऐसा है कि जहां पर हाथी जिसको नाम दिया है गज यानी ऐरावत, ऐरावत यानी अभिमान, वो जब अभिमान के शिखर पे बैठा हुआ होता है तो वो बंदा आलसी होना जरूरी है। गजकेसरी योग देखने जाए तो आम लोगों के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन मनुष्य के खुद के लिए कोई एक अभिमानी जातक के रूप में भी बाहर आता है। जो जातक अपने पैसों के घमंड के पीछे, जो अपने व्यापार के घमंड के पीछे, जो अपनी विद्या के घमंड के पीछे देखे जाते हैं, वो सारे के सारे गुरु के चंद्र गजकेसरी योग से पीड़ित होते हैं। गुरु चंद्र गजकेसरी योग से पीड़ित होना मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये गुरु चंद्र का गजकेसरी योग बाह्य व्यवहार के हिसाब से बहुत उच्च पद है, लेकिन आंतरिक व्यवहार के हिसाब से वो अभिमान के रूप में भी पीड़ित गिना जाता है। चंद्र के साथ शुक्र की युति यदि जो हम मानने जाएं, तो चंद्र जैसे चंचल ग्रह है, शुक्र भी एक स्त्री कारक ग्रह है। तो दोनों चंचलता जब साथ में आती है तो मनुष्य को अनैतिक संबंध, व्यसन की ओर ज्यादा खींच के ले जाती है। जी। तो चंद्र और शुक्र का युति कहीं भी होता है, उसमें कोई संदेह नहीं कि उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि शुक्र भी पैसों का कारक है और चंद्र उसमें बढ़ावा करता है। लेकिन जहां पर शुक्र भी चंचल है और चंद्र भी चंचल है और दोनों का स्वभाव में शुक्र का स्वभाव देखे जाए तो गुरु गुरुओं के गुरु है, वहां पर शुक्र असुरों के गुरु है, तो उनका स्वभाव थोड़ा नेगेटिव में आता है। चंद्र उसके साथ बैठ के उसकी नेगेटिविटी में बढ़ावा कर देता है। तो होता क्या है कि मनुष्य के एक से अधिक संबंध, अनैतिक संबंध, और लक्ष्मी का योग तो उसमें पहले से है, लेकिन साथ में व्यसनी, शेयर बाजार का सट्टा जिसको हम बोलते हैं, जिसको सट्टे का व्यापार करना बहुत पसंद आता है, वो सारे शुक्र चंद्र के व्यापारी हैं। साथ में यही शुक्र चंद्र एक कला को भी प्रदान करता है। बड़े बड़े उच्च कलाकार जितने भी हो गए उस सबके अंदर शुक्र का चंद्र, शुक्र और चंद्र का, चाहे तो साथ में बैठने का योग, चाहे दृष्टि योग, चाहे परिवर्तन हो, किसी भी तरह से इस योग को कहीं ना कहीं देखा जाता है। जिस जन्म पत्री में शुक्र चंद्र का योग काफी अच्छा होगा वो एक अच्छे कलाकार भी, मतलब गायक कलाकार भी हो सकते हैं, एक्टर भी हो सकते हैं। यदि जो वो इन ये दो ना हो और ऐसी फैमिली से जुड़े हो कि जहाँ पर एक्टिंग और उसमें उसका चांस नहीं मिलता हो, तो एक अच्छा आर्किटेक्ट भी बन सकता है, एक अच्छा डिजाइनर भी बन सकते हैं। किसी भी तरह की कला का उसमें बहुत अच्छा गुण होता है, जो अपनी कला से वो सब जगह फेमस भी होता है। चंद्र के साथ शनि आना यानी कि विष हो जाना। चंद्र के साथ शनि बैठना एक विष योग माना जाता है।
कुंडली में यदि जो ये योग कहीं भी हो तो बाकी के रहे हुए सातों सात शुभ ग्रहों में भी उसका विष का फैलाव जरूर से होता है। आज आप पूरा तपेली भर के, भगोला भर के दूध ले लो और उसके अंदर सिर्फ एक बूंद जहर की डाल दोगे ना, तो भी वो दूध जहर बन जाएगा। उसी तरह से शनि और चंद्र का विष योग काम करता है। चंद्र और शनि का विष योग चाहे किसी भी स्थान में वो कभी भी शुभ नहीं माना जाता। चंद्र और शनि का विष योग ऐसा है कि जो मनुष्य को ऊपर से नीचे की ओर ले जाने में देरी नहीं लगता। मनुष्य कभी भी संपूर्ण जीवन भर में कभी भी सुख से नहीं सो सकता। उसको एक समस्या पूरी नहीं होती और दूसरी समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि ये शनि चंद्र का विष योग यदि जो लग्न स्थान में हो तो उस मनुष्य का दिमाग भ्रमित रहता है, वो एक डिसीजन नहीं ले पाता, और जो भी लेता है वो क्रूर यानी कि खराब ही डिसीजन होगा। जो जी। हम देखते हैं कि जिसको मतलब ऑपोजिट ऑफ सोशल, ऐसे व्यक्तियों के अंदर ये ग्रह ज्यादा देखने को मिलता है। धन और परिवार स्थान में इस युति का होना, परिवार के अंदर विवाद खड़ा होना और पैसों से कमजोर होना, पैसा ना होना और उसको कर्जदार बना देना। इसी तरह से इस योग का अलग अलग भाव में अलग अलग प्रभाव भी है। तो शनि चंद्र का विष योग चाहे कुंडली के किसी भी भाव में पड़ जाए, लेकिन वो योग सही नहीं होता है, और उस योग के अनुसार चंद्र और शनि का जहां जहां पर भी दृष्टि रहता है, यानी कि हम चार केंद्र तो संपूर्ण मान ही लेते हैं, जी। उसके बाद में 3, 7 और 10 जो शनि का अलग से दृष्टि होता है, तो 1, 3, 4, 7, 10 इतने भावों को खराब कर देता है। यदि जो सातवें भाव में बैठा है तो उससे 1, 3, 4, 7, 10 देखो, पंचम भाव में बैठा है तो उससे 1, 3, 4, 7, 10 देखो। तो इसका जहां जहां पर भी दृष्टि होगा तो उस भाव को भी खराब कर देगा। तो होता क्या है कि मनुष्य एक भाव के फल को सही करने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा बैठता भी नहीं और ये विषय दूसरा असर दिखाना चालू कर देता है। चंद्र और शनि का साथ में होना जो आमतौर पे देखा जाता है कि उसका जन्म ही पनौती में होना, जो शनि की साढ़े साथी की पनौती कही जाती है, उसके अंदर मध्य चरण जो शिखर पे होता है, तब शनि और चंद्र साथ साथ में होते हैं। तो चंद्र से 12वें स्थान से जब पनौती शुरू होती है और द्वितीय स्थान तक जब पनौती लगी रहती है, उसको शनि की साढ़े साथी बोलते हैं। और उसके बाद उसके घर के अनुसार उसकी टैया होती है। तो साढ़े साथी तो वैसे भी जीवन में कभी भी किसी के भी आती है तो उसको परेशान करके ही जाती है, ऐसा एक मनुष्यों का दिमाग में सोच रहती है, क्योंकि यही सुनते आए हैं। जी। परंतु दूसरी तरह से देखा जाए तो यदि जो ये साढ़े साथी जीवन में जब जब भी आती है तो आपके पास आपके रिश्तेदार, आपके मित्र या आपके जो समस्त वर्तुल है, उसके अंदर हंस की तरह दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। पनौती देखने में चाहे कितनी भी कठिन लगती हो, लेकिन इसी पनौती के अंदर शनि अपना वो प्रभाव दिखाता है कि आपकी आंखें खोलता है कि आपको जिस पे विश्वास है वो विश्वास करने योग्य नहीं है। कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, जो आपके पास पैसा है वो किस कर्मों का है। यदि जो आपके शुभ कर्मों का आपके पास पैसा है तो इसी पनौती के अंदर शनि आपको पैसे से करोड़पति बना देगा, मतलब कि बहुत अधिक पैसा दे देगा। परंतु आपके जी। पास सत्कर्म का पैसा नहीं और कुकर्मों का पैसा है तो आपको इतना गिरा देगा कि पनौती के बाद भी आपको ऊपर आना मुमकिन नहीं रहेगा। शनि एक न्याय के देवता है और चंद्र के साथ जब मिलते हैं तब वो पनौती के अंदर मनुष्य को न्याय देते हैं, उसका नाम है पनौती। 11वें भाव में 12वें भाव में जब चंद्र से शनि चालू होता है तब उसकी पनौती की शुरुआत होती है। शुरुआत के 2.5 साल के अंदर शनि उसको बताता है कि ये तेरे पीछे के कर्म है, जो मैं तेरे को ये फल देने वाला हूँ, वो तू ये 2.5 साल में देख, जो मैं आगे जब शिखर पे आऊंगा तब तुझे उसका फल मिलेगा। जब वो शिखर पे चंद्र और शनि की साथ में युति विषयोग की बना के बैठते हैं, तो इसीलिए उसका नाम विषयोग पड़ा है, क्योंकि वो जो 2.5 साल में उसको अंदाजा दिया है कि मैं तेरे को ये फल देने वाला हूँ, तो बीच में शिखर पे जब पनौती होती है तब उसको पूर्ण फल मिलता है। जो जिस तरह का उसका कर्म उसने किया है उस तरह का उसको उसका प्रभाव उस 2.5 साल में मिलता है। सर। उसके बाद वाले 2.5 साल के अंदर, हाँ जी, सर सिर्फ 5 मिनट्स बचे हुए हैं आपके पास। चंद्र का पनौती की बात हम इसके नेक्स्ट में करेंगे। और चंद्र का राहु के साथ युति इसका ग्रहण योग माना जाता है, केतु के साथ भी उसका ग्रहण योग माना जाता है। जो एक सभी को पता है कि सूर्य और चंद्र के बीच में जब जब भी राहु आता है तब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण संपन्न होता है। तो आज हमने हमारे टाइम के अनुसार इसको आज यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम दूसरी बात करेंगे।
आप सभी को मेरा ये चंद्र का विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि जो मेरे से कोई क्षति रह गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। एस्ट्रो गुरु दीपक जैन की तरफ से आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों को समझाया है कि कैसे चंद्र जब बाकी ग्रहों के साथ मिलता है तो क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, क्या होता है, और साथ ही साथ आपने चंद्र ग्रह के बारे में भी बताया। तो इसके लिए मैं आपका बहुत जी, बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपने अपना समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी आके आपने हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद एस्ट्रो पाठशाला का। थैंक यू धन्यवाद। सर।